नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चर्चा करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की इसमें करने चल रहे हैं, जो हाल ही में अभी चर्चाओं में सम्मेलन रहे, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो, आसियान सम्मेलन हो, G20 का सम्मेलन हो, उनके विषय में चर्चा करेंगे और भी महत्वपूर्ण पॉइंटों के विषय में चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मित्रों के और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। मुगल साम्राज्य भी पढ़ते रहिए। प्ले लिस्ट में जाकर के आप कोई भी वीडियो और कोई भी टॉपिक जीएस से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से जिले बाई जिले या पूरा कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ लीजिए, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम की भर्ती के लिए, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आयोजित होती हैं या इवन पूरे भारत में आयोजित होती हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासों को मैंने पढ़ा करके आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है। वहां से आप देख सकते हैं सारी क्लासों को। तो आज की क्लास है हमारी करंट अफेयर्स की, तो अंत तक वीडियो बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं सबसे पहले पॉइंट। तो देखिए, अभी हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ भारत में, वो आपको पता ही है। G20 का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। तो इसमें देखो कुछ देशों के नाम लिखे हैं मैंने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, लिख लीजिएगा, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर के एक व्यवस्था शुरू करी है जिसका नाम रखा है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, है ना। वैश्विक का मतलब होता है विश्व, और ये जैव ईंधन की बात हो रही है जहाँ पे, है ना, वायु फ्यूल की बात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वायु फ्यूल की बात हो रही है, इंग्लिश में वायु फ्यूल की बात है ना। जैव ईंधन गठबंधन शुरू किया गया है, एक गठबंधन बनाया है 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में ही। कहाँ पे बनाया है ये गठबंधन? 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में, जो G20 का सम्मेलन हो रहा था उसी में कुछ देशों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने ये गठबंधन बनाया है जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, वायु फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 9 सितंबर 2023 को। इसे दूसरे तरीके से भी पढ़ लो, इसका नाम दूसरे तरीके से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, ग्लोबल का मतलब विश्व, और जैव ईंधन को अंग्रेजी में वायुफ्यूल लिख दिया गया है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में, 18वां G20 सम्मेलन था ये, दिल्ली में हुआ 18वें G20 सम्मेलन में कौन सा एक नया संगठन बनाया गया? ऐसे प्रश्न आ सकता है आपके लिए। कौन से देशों के साथ मिलकर के ये संगठन बनाया गया है? इनमें से कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है? इस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आ जाए तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन बनाया है विश्व के देशों के साथ। 9 सितंबर 2023 को ये शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, क्योंकि हमारा देश अध्यक्षता कर रहा था G20 को। ठीक है, अब देखो G20 का 21वां सदस्य कौन सा बना है? नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 21वां सदस्य भाई साहब बनाया गया अफ्रीकी संघ को, है ना, दिल्ली में ही जोड़ा गया है ये। अब G21 बोला करेंगे, अब क्या बोला करेंगे इस सम्मेलन को? G21 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भाई साहब, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया जिसमें देशों की संख्या है 55, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। अफ्रीकी संघ में, संघ समझ रहे हैं, जहां संघ होता है उसमें एक से अधिक ही देश, कंट्री होते हैं। ठीक है, तो कितने कंट्री है? 55 देशों को मिलाकर के बना हुआ है अफ्रीकी संघ, जिसको शामिल किया गया है G20 सम्मेलन में, जो दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया, जिसपे तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया। ठीक है, तो यहां पे शामिल किया गया, सहमति दी गई। अब 21वां सदस्य हो गया है अफ्रीकी यूनियन। ठीक है जी, तो कितने देश हैं अफ्रीकी यूनियन में? 55 देश, नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न, अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई? चूंकि चर्चा में है, शामिल हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि 2002 में स्थापना हुई थी साहब। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय पूछा जा सकता है आपसे, हेड ऑफिस कहां पे? तो अदिस अबाबा। अब अदिस अबाबा क्या है जी? मैंने राजधानी लिखी है डायरेक्ट, ये राजधानी है अफ्रीकी के एक देश की, है ना। उसमें आप देश पता कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना अदिस अबाबा अफ्रीका के कौन से देश की कैपिटल है। इसमें अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आराम से, धैर्य से। आगे बात करते हैं, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा भाई साहब 2024 में। कौन सा मनाया जाएगा? 75वां वर्ष 2024 में। अभी 23 चल रही है, तो 23 के बाद अगला जो 26 जनवरी हम मनाएंगे, कब मनाएंगे? 2024 में मनाएंगे। तो 75वां होगा वो। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया सरकार ने कि चीफ गेस्ट किसे बुलाएगी सरकार रिपब्लिक डे में। तो चीफ गेस्ट वर्ष 2024 में 75वें रिपब्लिक डे में कौन रहेंगे? क्वाड समूह के नेता आएंगे चीफ गेस्ट के तौर पर। क्वाड समूह के नेताओं को चीफ गेस्ट के तौर पर घोषित किया है, घोषणा की है ना। अब क्वाड समूह में कौन कौन से नेता हैं? तो एक अमेरिका भी है इसमें, एक जापान है इस समूह में,
एक भारत है इस समूह में, भारत तो होस्ट ही करेगा भाई, भारत का तो 26 जनवरी होगा गणतंत्र दिवस, और एक ऑस्ट्रेलिया है। ये देश शामिल है, कौन से समूह में शामिल है? क्वाड समूह में। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के, इवन भारत तो हो गई, इन तीनों देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो 2024 के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आएंगे, दिल्ली में भाग लेंगे, किसमें? गणतंत्र दिवस में। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला सौर शहर, ये पूरे के पूरे शहर में जो व्यवस्था चल रही है वो किससे स्थापित हो गई है? सौर ऊर्जा से। तो भारत का पहला सौर शहर कौन सा बन गया है? सांची बन गया, मध्य प्रदेश का। सांची शहर मध्य प्रदेश का, नोट कर लीजिएगा, है ना। सांची के स्तूप के लिए भी ये जाना जाता है, किसके लिए फेमस है ये? सांची के स्तूप के लिए, ठीक है। तो ये भारत का पहला सौर शहर बन गया है। आगे बात करते हैं गर्भपात शब्द लिखा है, ये एब्रोशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। गर्भपात को मैक्सिको ने, कौन से देश ने? मैक्सिको ने। कहां पे स्थित है मैक्सिको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है और दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। अमेरिका और मैक्सिको की सीमा आपस में लगी हुई है। मैक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है, इस बात को लिख लीजिएगा। विश्व में मैक्सिको चांदी का उत्पादन करता है और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है मैक्सिको की राजधानी। अमेरिका और मैक्सिको आपस में सीमा बनाते हैं, सीमा जोड़ते हैं। अमेरिका मध्य में स्थित है और अमेरिका के नीचे दक्षिण में है मैक्सिको नामक देश, ठीक है। तो मैक्सिको ने एक कानून है, देखो, गर्भपात को मैक्सिको ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी महिला जन्म लेने से पहले बच्चे का गर्भपात करा देती है, एब्रोशन करा देती है, तो वो कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। कानूनी अपराध से उसे बाहर कर दिया है। कौन से देश ने? मैक्सिको ने। जो कि भारत में क्या है? कानूनी अपराध है। यदि बच्चे को कोख से ही भ्रूण में, हिंदी में, साइंस में, बायोलॉजी में भ्रूण शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से, वैसे तो हॉस्पिटल्स पे आप जानते ही हैं रोक ही है भारत में, तो ये कानून बना हुआ है कि आप इस तरीके से कोई भी जांच नहीं कर सकता। अगर कोई हॉस्पिटल्स में कोई डॉक्टर जांच करता है बच्चे की, बच्चे से पहले, होने से पहले, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारे देश में की जाती है, डॉक्टर्स के खिलाफ, हॉस्पिटल्स के खिलाफ, ठीक है। हमारे यहाँ कानूनन अपराध है, लेकिन मैक्सिको ने इसे बाहर कर दिया, और भी बहुत सारे देशों में। भारत की पहली चीता सफारी, इसमें चीता रखे जाएंगे साहब, सबसे ज्यादा क्या रखे जाएंगे? चीता रखे जाएंगे। तो भारत का पहला चीता सफारी पार्क कौन सा घोषित किया है? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है साहब? एमपी में। आपको पता है अभी हाल ही में नामीबिया से एक समझौता करके, अफ्रीका का देश है नामीबिया, वहां से चीते मंगाए थे सरकार ने, और 2022 में प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2022 को चीते छोड़े गए थे कूनो नेशनल पार्क के अंदर, दोबारा से पुनर्वास करने के लिए। क्योंकि चीतों की समाप्ति हमारे देश में, उनकी प्रजाति की समाप्ति हमारे देश में कब हो गई? वर्ष 1947-48 में समाप्त हो गए थे। तब से चीतों की संख्या बिल्कुल खत्म थी भारत में। तो भारत सरकार का उद्देश्य दोबारा से पुनर्वास करने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए, तो इसे कूनो नेशनल पार्क को घोषित कर दिया। भारत का पहला चीता सफारी पार्क रहेगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे एक लीग होती है जो कि यूरोप के देशों में हुई थी अभी, डायमंड लीग के नाम से बहुत फेमस लीग हुई है। डायमंड लीग में जीतने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी बने? नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में इन्होंने मेडल जीता, ठीक है। भाला फेंक में आप जानते हैं नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक, जिसे इंग्लिश में जेवलिन थ्रो बोलते हैं। तो कौन सी लीग में जीता इन्होंने? डायमंड लीग में। कहाँ पे आयोजित हुई थी? ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा, मैं अगले क्लास में से आपको बताऊंगा सर्च करके। डायमंड लीग के पूरा विश्लेषण पढ़ाएंगे आपको, जैसे G20 का पढ़ाया, ऐसे नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक आध क्लास में स्पेशल पढ़ाएंगे पूरे उनके लीगों के बारे में, टूर्नामेंटों के बारे में, कहाँ कहाँ जीता है उन्होंने। हाल फिलहाल आप इसे लिख लीजिए। आगे बात करते हैं एशिया प्रशांत मानव अधिकार सम्मेलन। ये मानव अधिकार सम्मेलन हुआ है एशिया प्रशांत के देशों का, एशिया महाद्वीप के देशों का, प्रशांत महासागर के आसपास के कंट्रीज का। तो 20 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली में। कहाँ पे हुआ ये सम्मेलन? दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो भारत की राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, G20 तो चर्चा में रहा है और पूछा ही जाएगा कुछ ना कुछ। मैंने G20 की क्लास भी पढ़ा दी है, और हो सकेगा तो दूसरा भी टॉपिक G20 पर दूसरा पार्ट बना करके ले आएंगे आपके लिए, और जो छूट गया है उसे भी शामिल करेंगे G20 को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन देखो, G20 का सम्मेलन दिल्ली में 2 दिनों तक, 8 से 10 सितंबर तक चला। तो उसी बीच में 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर, प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? प्रविंद कुमार जगन्नाथ,
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ कितनी बैठकें करी? 3 बैठकें करी, जिनको क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया। कहां पर? पीएम आवास पर। लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री जहां पर रहते हैं, प्रधानमंत्री जी जहां पर रहते हैं दिल्ली में, उस पते का नाम, उस एड्रेस का नाम है लोक कल्याण मार्ग। तो वहां पर इन 3 नेताओं के साथ अलग से मीटिंग हुई, अलग से बैठकें हुई। इन बैठकों को डिप्लोमेट, विदेशी कूटनीति में या विदेश नीति में द्विपक्षीय बैठकों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लेना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 के दौरान भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने कौन से देशों के साथ बैठकें की, या इनमें से कौन से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बैठक की, या कौन से देश के साथ बैठक की। तो आ सकते हैं, तीनों देशों को याद रखना, मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक सवेरा योजना चलाई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी हाल ही में। कौन सी योजना चलाई गई? सवेरा। अच्छी योजना है। इस तरीके की योजनाएं और लागू करी जानी चाहिए, अलग अलग जिलों में लागू की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा। तो ये प्रयागराज पुलिस ने शुरू करी है, इलाहाबाद की पुलिस ने शुरू करी है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, या वरिष्ठ नागरिकों को कोई भी परेशानी होती है, समस्या होती है, तो वो पुलिस को तत्काल फोन कर सकते हैं। उन्होंने कोई अपना नंबर जारी किया होगा प्रयागराज पुलिस ने, तो सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस ने शुरू करी है वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने के लिए। लिख लीजिए ना, वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, G20 सम्मेलन कहां पे हुआ? दिल्ली में हुआ, 8 से 10 सितंबर तक। इसमें विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई। काय की मूर्ति? नटराज की मूर्ति लगाई गई। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी फीट में हाइट लिख लेना 27 फीट ऊंची। कितनी? 27 फीट ऊंची है। जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति काय की? नटराज की। अष्ट धातुओं से बनी हुई मूर्ति थी जे जैसे दिल्ली में हुआ ना भारत मंडपम में G20 सम्मेलन, तो उसके एंट्री गेट पर जहां से राष्ट्राध्यक्ष अंदर गए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अंदर गए, चाहे जापान के हों, टर्की के हों, इटली के हों, फ्रांस के हों, सऊदी अरब के हों, अमेरिका के हों, है ना, सिंगापुर के हों, तो उसी मुख्य गेट पर यह प्रतिमा लगाई गई, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है नटराज की, अष्ट धातुओं से बनी हुई, जिसकी हाइट 27 फीट हाइट है, 27 फीट हाइट। नटराज के बारे में बात करेंगे तो भगवान शिव से संबंधित नटराज की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और नटराज की मूर्तियों का सबसे ज्यादा प्रचलन, या भगवान शिव को नटराज का रूप या नटराज कहा जाता है हमारे दक्षिण भारत में। चोल साम्राज्य आप पढ़िएगा, बिल्कुल मत पढ़िएगा, पढ़ाएंगे, आपको मौका लगेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चोल साम्राज्य के विषय में पढ़ा जाता है। चोल साम्राज्य के शासकों ने दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में नटराज की मूर्तियों के मंदिर स्थापित किए थे, भगवान शिव की मूर्तियों के स्थापित किए थे। और ग्रेनाइट का मंदिर वहां पर बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, जो कि पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ है, जिसका निर्माण चोल साम्राज्य के शासकों ने कराया था, जिसकी स्थापना चोल साम्राज्य की 9वीं सदी में, 9 से 10वीं सदी में विजयालय नामक शासक ने करी थी, जिसकी राजधानी चोल साम्राज्य की तंजौर थी। तंजौर तमिलनाडु का एक शहर, जो कि तंजावुर के नाम से इस समय जाना जाता है, सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस रहा। सूती वस्त्रों की राजधानी रही उस समय 9वीं और 10वीं सदी में। सबसे ज्यादा कारोबार या काम होता था, इंडस्ट्री थी क्या की, सूती कपड़ों की। ठीक है, तो ये G20 सम्मेलन के बिल्कुल जो एंट्री गेट था, यहाँ से अंदर गए उसमें भाग लेने के लिए, वहां पर ये मूर्ति स्थापित की गई। थोड़ा सा मैंने बता दिया उसके विषय में। आगे बात कर रहे हैं तमिलनाडु के सलेम सागो को। सलेम एक जिले का भी नाम है, उसमें जो काम होता है, सलेम सागो को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब जो चीज का उत्पादन किसी राज्य में, किसी शहर में सालों से चलता आ रहा है, वो उसकी पहचान होती है अपने आप में। जैसे पैंठे का उत्पादन आगरा की पहचान है, तो पैंठे का यदि कभी जीआई टैग दिया गया तो आगरा को दिया जाएगा, है ना ये। और अभी जूते का, चमड़े का जीआई टैग दिया गया आगरा को। भाई आगरा में पता नहीं कितने समय से काम हो रहा है ना, बहुत सारे समय से काम हो रहा है। किसका? लेदर की इंडस्ट्री का, जूते के उत्पादन, जूते का काम होता है, यहाँ से विदेशों में एक्सपोर्ट होता है जूता बन करके, है ना। तो अभी जीआई टैग दिया गया है, करंट अफेयर्स में आपको बता देंगे, है ना, लिख भी लेना, मुझे याद आ गया है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के जूता व्यवसाय को जीआई टैग दिया गया है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। और दूसरा पॉइंट नोट करना, एटा के जलेसर में, एटा जिला है उत्तर प्रदेश का, एटा जिले में पड़ता है एक कस्बा जिसका नाम है जलेसर। वहां सबसे ज्यादा काम होता है, वहां की विभिन्न प्रकार की, आप दुकानों में या इंडस्ट्री में देखोगे, उस कस्बे के अंदर जाकर के, कभी एटा जाना हो आपका, तो घुंघरू और घंटियों का काम सबसे ज्यादा होता है। हर एक दूसरी दुकान पे ये कारोबार करते हुए आपको वहां के लोग मिलेंगे। घुंघरू और घंटियों के लिए एटा को, जलेसर को जीआई टैग दिया गया है।
ठीक है। जीआई टैग का मतलब होता है कि वो काम उस शहर की पहचान है, उस जगह की पहचान है, वहां पे वो होता आ रहा है समय से। ठीक है, तो एटा को के जलेसर को घुंघरू और घंटियों के लिए, जो कि आमतौर पर घुंघरू घंटियों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पशुओं की नार में हम करते हैं, बांधने के लिए इस्तेमाल है ना, और भी बहुत सारी जगह होता है लेकिन वहां पे होता है, आप समझ रहे होंगे। तो सागो को जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु में स्थित है और ये काय का उत्पादन करता है, साबूदाना का सबसे ज्यादा। साबूदाना आप जानते हैं बहुत सारे इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने की चीजों में। तो ये किससे प्राप्त होता है, टेपियोका की जड़ों से। टेपियोका एक वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है। टेपियोका की जड़ों से प्राप्त होता है ये साबूदाना, ये लिख दिया आपकी जानकारी के लिए एक पॉइंट। निकाले गए गीले स्टार्च से प्राप्त होता है, जड़ों से क्या निकाला गया, गीला स्टार्च, इससे प्राप्त होता है साबूदाना। तो तमिलनाडु के सलेम सागों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई साहब। नासा आप जानते हैं कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने घोषणा करी है भाई साहब। जे नासा वाले अलग ही काम करते हैं, अलग ही सोचते रहते हैं जे, और कामों करते हैं, सोचते नहीं है, करते भी हैं भाई साहब, और करते भी आए दुनिया में। तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने कहा है कि वर्ष 2033 तक मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। जे लो भाई साहब, बिल्कुल लेके आओ, तुम्हारी मर्जी ऐसा ला सकते। नासा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, उसने कहा है कि 2033 तक, 23 चल रही है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद मंगल ग्रह में जो स्थिति है, वहां पे जो चट्टान है, वहां पे जो पहाड़ हैं, वहां पे जो पर्वत हैं, वहां पे जो ज्वालामुखी है, तो चट्टानों के नमूने, किस प्रकार की चट्टानें हैं, उनकी जांच करी जाएगी यहाँ धरती पे लाके। तो नासा लाएगा, नासा अंतरिक्ष एजेंसी लाएगी मंगल ग्रह पे अभियान भेज करके वर्ष 2033, ये लक्ष्य रखा है। क्योंकि आप जानते हैं मंगल पृथ्वी के अलावा, यहाँ रह रहे हैं हम पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के अलावा यदि जीवन की संभावना है किसी ग्रह पर, तो वो मंगल ग्रह पे मानी गई है। दुनिया की बहुत सारी एजेंसियों ने, अंतरिक्ष एजेंसियों ने, जो अपने अपने अभियान भेजे हैं, वह बर्फ का पता लगाया गया या पानी के अवशेष पाए गए अलग अलग एजेंसियों को, या और भी बहुत सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया गया है। तो कहा गया है कि पृथ्वी के अलावा यदि कहीं जीवन की संभावना खोजी जा सकती है या जीवन मिल सकता है, तो वो मंगल ग्रह है। ठीक है, लिख लेना, मंगल ग्रह कैसा है, पूरा का पूरा लाल है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा लौह तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, लाल मिट्टी में भी पाया जाता है, जो कि यूपी के झांसी में पाई जाती है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में, तेलंगाना में भी पाई जाती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्यों है, आयरन ऑक्साइड बोल रहे तो लौह तत्व नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, उसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आसियान शिखर सम्मेलन भी चर्चा में रहा अभी हाल ही में, G20 के चक्कर में ये चर्चा में रहा। G20 इतना जोर शोर से हुआ, इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया कि विदेशों की मीडिया में, चाहे इंग्लैंड के अखबार हों, ब्रिटेन के अखबार हों, चाहे अमेरिका के अखबार हों, सऊदी अरब के अखबार हों, है ना, इटली के अखबार हों, फ्रांस के अखबार, न्यूज़पेपर्स हों, वहाँ की एजेंसियाँ हैं, वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हों, पूरा उन्होंने छापा है बहुत शानदार तरीके से कि भारत ने बहुत शानदार तरीके से G20 का आयोजन किया है वर्ष 2023 में। तो G20 के चक्कर में और सम्मेलन बहुत फीके पड़ गए जो कहीं हुए थे आसपास, तो उनमें से एक है, लेकिन आप पेपर के लिए याद रखो, आसियान सम्मेलन है। क्या बोलते हैं इसे, आसियान। सुनो, दक्षिण पूर्व, ये दो दिशा लिख रही हैं, आराम से याद करिएगा। दक्षिण में जो देश हैं और पूर्व में जो देश हैं, एशिया में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, ये समूह है भाई साहब, संगठन है या समूह है। आपसे पूछे कि भाई आसियान के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, एशिया के कौन से देशों का है, तो एक आंसर याद रखो, दक्षिण पूर्व में स्थित देशों का समूह है। ठीक है, आसियान समूह। आगे, आसियान में देशों की संख्या कितने देश शामिल है, 10 देश इसमें शामिल है भाई साहब। ठीक है, कितने देश शामिल है, 10 देश। और ये सम्मेलन साल में 2 बार होता है, नोट कर लीजिएगा, वर्ष में कितनी बार होता है, 2 बार होता है ये सम्मेलन। ठीक है, एक ही वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये 20वां सम्मेलन था, कौन सा था, 20वां सम्मेलन अभी हुआ सितंबर में, सितंबर 2023 में लिख लेना, 20वां सम्मेलन सितंबर 2023 में, 7 या 6 सितंबर को प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेने गए। आसियान सम्मेलन कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ जी। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में स्थापना हुई थी साहब। इस समूह की सम्मेलन की नोट करते रहो, एक एक पॉइंट नोट करते रहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पूरा विश्लेषण कर रहा हूं मैं आसियान के विषय में, जिससे कि प्रश्न आपका छूटे ना, चिंता नहीं करनी बिल्कुल। अब इसमें देखो कौन कौन से देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनई,
वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया, इन सभी देशों को मिलाकर के ये सम्मेलन बना हुआ है। ठीक है, फिर दोबारा सुनिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया। ठीक है, इन देशों को मिलाकर के ये सम्मेलन की स्थापना हुई थी। ठीक है, या अलग अलग समय पे ये जुड़ते गए इसमें, जैसे अफ्रीकी यूनियन अभी किसमें जुड़ा, G20 में, तो इस तरीके से अलग अलग समय पे जुड़ते गए। तो ये देश सब शामिल है। कौन से समूह में शामिल है? आसियान सम्मेलन में शामिल है। सचिवालय कहाँ पे है इसका? सचिवालय बोले तो मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी में। 44वां 45वां, जैसा कि मैंने बताया है, साल में 2 बार होता है ये सम्मेलन, 44वां या 45वां, कोई भी आ जाए आपके लिए कभी एग्जाम में, आगे आने वाले पेपरों में। कहाँ पे होगा? लाओस में होगा। ये कौन से देश में होगा? 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में होगा, जिसे हाथियों की भूमि कहा जाता है। सिर्फ हाथियों की भूमि कहते हैं, यहाँ पे हाथी बहुत पाए जाते हैं। कौन से देश में? लाओस में। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस। स्थल रुद्ध देश है, जिसकी सीमा किसी भी सागर से, पानी से, महासागर से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, पढ़ाएंगे आपको, ज्योग्राफी में बताएंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। अभी लिखना चाहें तो अभी लिखो, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो स्थल रुद्ध है, इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका नाम है लाओस, जो कि हाथियों की धरती कहा जाता है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 2024 का जो 44वां 45वां सम्मेलन होगा वो कौन से देश में होगा? लाओस में होगा। ठीक है, ये थे करंट अफेयर्स के इस क्लास में पॉइंट। आपको कैसे लगे आप अवश्य बताइएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इत्मीनान से और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आप मेहनत करते रहिए चैनल के साथ जुड़ करके, और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों के सहयोग से ही चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार बच्चे हमारे साथ, नए नए सदस्य हमारे साथ नित्य दिन प्रतिदिन जुड़ते हैं। आपका विशेष सहयोग है बनाने में चैनल को, तो इसी तरीके से आप शेयर करते रहें, और हम आपके साथ इसी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहेंगे। और आपको जो आपका लक्ष्य है, आपके सपनों में जो आपके सपने हैं, जैसे गांधी जी ने किताब लिखी थी मेरे सपनों का भारत, इसी तरीके से हर एक विद्यार्थी का अपना सपना रहता है, अपनी नौकरी को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के। वो मिलेगी आपको मेहनत करने से, इसका कोई शॉर्टकट होता नहीं है, आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। कहीं से पढ़ लो, आप किसी भी किताब में पढ़ लो, किसी भी महान व्यक्ति के विषय में पढ़ लीजिए, सभी ने अपने जीवन में अनवरत रूप से संघर्ष किया है और वर्क हार्ड किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार से आप भी लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ते रहिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, और कमेंट करते रहिए, अपनी समस्याओं को पूछते रहिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, विशेष स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पढ़ाई भी ठीक ठीक चलती रहेगी। खाने पीने का भी विशेष ख्याल रखें अपने का, और पढ़ते रहें, और चैनल के साथ, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि चैनल पे आप नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और पुराने हो तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।